आज विक्रम ऑनलाइन क्लास के 8 विषय भी प्रारंभ हो गया है और इसमें हम आज जो है इतिहास सब्जेक्ट का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वर्ष जो है इतिहास की पुस्तक राजनीति और समाजशास्त्र तीनों जो है चेंज हो चुका है। इसलिए इस बार अगर पुस्तक हम खरीदे नवीन पुस्तक आपको खरीदना है एनसीईआरटी बोर्ड की। सबसे पहले हम इतिहास का जब अध्ययन करते हैं तो एक बात दिमाग में आती है कि हम इतिहास का अध्ययन क्यों करें। तो हम आज आधुनिक जीवन में जी रहे हैं और इतिहास को बहुत से लोग इस प्रकार से बोलते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ना। क्या हम गड़े मुर्दे क्यों उखाड़ रहे हैं? वास्तव में क्या है कि आज भारत ही नहीं सारा विश्व जो है इतिहास की ओर आकर्षित हो रहा है। वो जानना चाह रहा है कि आखिर में हमारा अतीत क्या था। और आज हम देखते हैं कि कई शो जो है वो इतिहास के ऊपर बनने जा रहे हैं। फिल्में देखेंगे तो फिल्में भी आज जो है इतिहास के ऊपर बन रही है। जैसे चाहे वो बाहुबली हो, मोहनजोदड़ो हो या नाटक जो चल रहे हैं चंद्रगुप्त मौर्य, पृथ्वीराज चौहान पर। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि आज जो है लोगों का इंटरेस्ट जो है इतिहास की ओर बढ़ा है। तो इतिहास क्यों हम पढ़े? तो अगर हम आज से 5000 साल पहले भी जाए, जैसे आज हम सोचते हैं कि यार हम आज आधुनिक जीवन में कैसे घर है, कैसी विज्ञान है, कैसा प्रौद्योगिकी है और किस प्रकार से मतलब कि हम नवीन जमाने में पहुंच गए हैं, है ना। और उस पुराने चीज को हम पढ़कर क्या करेंगे? लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा अगर हम 5000 साल पूर्व में चले जाए और जैसा कि हमारे टॉपिक का नाम है हड़प्पा सभ्यता। अगर हम हड़प्पा सभ्यता की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि आज जो आधुनिकता है वो प्राचीन काल में भी वो आधुनिकता कहीं न कहीं समाज में थी। जैसे हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अभी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? सबसे पहले तो ये हम पढ़ेंगे कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया। तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो उस सभ्यता में अनेक मतलब के नगरों की खोज हुई और उन नगरों में सबसे बड़ा जो नगर जो रहा वो हड़प्पा नगर था। इसलिए इस सभ्यता को जो है हड़प्पा नगर कहा गया है, हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। तो हड़प्पा सभ्यता का बड़ा नगर होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। और दूसरा है इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है क्योंकि ये सिंधु सभ्यता के किनारे यह सभ्यता विकसित हुई थी। अब इसका कार्यकाल अगर हम देखेंगे तो अनेक इतिहासकारों में अलग अलग मत है क्योंकि हम आज से 4000, 5000, 6000 साल पहले की बातें पढ़ रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि हम इसको एक मोटे तौर पर मतलब कि इस चीज को मानना पड़ेगा। मोटे तौर से अर्थ ये है कि अगर हम 4000, 5000 साल पहले के इतिहास को हम पढ़ रहे हैं तो 500 साल, 1000 साल इसकी मतलब की गड़बड़ निश्चित है। अनेक इतिहासकारों ने भी इस के ऊपर मतलब कि बताया कि जो हड़प्पा सभ्यता का काल है किसी ने 3500 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व बताया, तो किसी ने जो है 2700 से 3500 ईसा पूर्व बताया। तो अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग मतलब कि इस सभ्यता का काल बताया। लेकिन प्रमुख पुरातत्वविद ने कार्बन 14 विधि का उपयोग करके ने इस सभ्यता का काल निर्धारण किया है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व से अर्थ क्या है कि ईसा से अर्थ है कि ईसा मसीह के जन्म के समय का जो काल, उसके पूर्व का जो काल निर्धारण है उसको ईसा पूर्व के से दर्शाया जाता है। तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व यानी कि अभी क्या चल रहा है? अभी चल रहा है 2020 और ये हड़प्पा सभ्यता कौन से वर्ष पूर्व की है? 2600 ईसा पूर्व की।
2600 ईसा पूर्व, यानी कि ये कितने वर्षों पुरानी बात हो गई, तो हम दोनों को जोड़ेंगे। ये तो 2600 ईसा पूर्व और इसके पूर्व का जो काल है 2600, 2 6 4, यानी कि लगभग 4500 वर्ष पूर्व का मतलब कि ये घटना है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज कैसे हुई, तो इसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है कि पंजाब जो वर्तमान में कुछ क्षेत्र इसका जो है पाकिस्तान में चला गया है, तो पाकिस्तान में उस समय जब अंग्रेजों का जब राज था 1920-21 के लगभग की बात थी, तो वहां पर रेलवे लाइन बिछाने का काम चल रहा था। और रेलवे लाइन बिछाते समय मजदूर जो है वहां पर काम कर रहे थे रेलवे लाइन के उधर, तो वहां पर उनको लगा क्या अब हम मतलब कि कई दिनों तक यहाँ पर काम करना है मजदूरों को, और हम मतलब कहाँ रहेंगे, क्या अपने को थोड़ा बहुत एक स्थान बना लेना चाहिए जहाँ पर हम मतलब कि थोड़े दिन तक यहाँ पर रह सके, अगर पानी आ जाए या मान लो रात्रि के समय हम विश्राम कर सके। तो उन्होंने देखा कि पास में खंडर है, उस खंडर पर वो गए और खंडर में क्या देखा कि वहां पर कुछ ईंटें हैं। उन्होंने देखा कि ये ईंटें जो है उनके बड़े काम आएगी, तो उन्होंने उन ईंटों को खोदना शुरू किया। उनको लगा कि ये कोई खंडर होगा, और उन्होंने उन ईंटों को खोदना शुरू किया और उन ईंटों से अपने लिए एक झोपड़ी टाइप मतलब कि दीवार मतलब कि चारों तरफ से खड़ी कर ली, और उन ईंटों का उपयोग जो है कुछ जो है रेलवे ट्रैक पर मतलब उसका उपयोग कर लिया। थोड़े दिन बाद कुछ अंग्रेज अधिकारी जब आए और उन्होंने देखा कि मजदूर जो है काम कर रहे हैं, लेकिन ये जिस मकान में रह रहे हैं ये ईंटों का बना हुआ है, ये इस प्रकार की जो ईंटें हैं वो तो पहले कभी हमको देखने को नहीं मिली। तो बाद में जब पता चला कि ये जहां से ये ईंटें लेकर आए हैं वहां पर वास्तव में एक नगर का नगर धसा हुआ है। और बाद में 1921 में दयाराम सहानी ने उस स्थल की खोज जो है करवाई, और उसमें देखा कि एक बहुत बड़ा मतलब कि नगर इसमें धसा हुआ है। और उस नगर में की अगर विशेषता अगर हम देखेंगे तो आज आधुनिक जो नगर है उन नगरों की विशेषता लिए हुए वो नगर था, यानी कि उनकी सड़कें, उनकी जो नहर निर्माण की उनकी जो नालियों की, और उसमें गटर जो बनी हुई थी, उनके जो भवन रहने के जो थे, उनके जो भंडार गृह थे, उनके जो भी मतलब के भवन देखे तो भवन जो है आधुनिकता से मेल खाते हैं। अब 1921 में जो हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, लेकिन हड़प्पा नगर की खोज हुई, लेकिन और इसी के बाद 1922 में राखालदास बनर्जी द्वारा एक और नगर की खोज की गई जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। तो हमको पता चलता है कि इसके बाद जब है पुरातत्वविदों ने अनेक स्थानों की खोज करवाई, और अनेक स्थानों की खोज कराने में पता चला कि इस सभ्यता से मिलते जुलते जो है अनेक नगर जो है हमारे देश में है। मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि जब हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, उसके पूर्व जो है सबसे प्राचीन संस्कृति चीन मिस्र की मानी जाती थी। चीन और मिस्र की सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती थी, लेकिन इस सभ्यता की खोज के साथ हमको पता चला है या कि सबसे पुरानी जो सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता थी। अब हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है? तो सबसे पहली विशेषता है कि वहां की नगर नियोजन प्रणाली, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इससे संबंधित प्रश्न हर वर्ष वार्षिक परीक्षा में आता है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली को समझाइए। तो नगर नियोजन प्रणाली से अर्थ ये है कि जैसे आज नगरों में व्यवस्थित मकान बने होते हैं, किसी भी कॉलोनी में एक लाइन में मकानों का होना, मकान में पानी की व्यवस्था होना,
मकान के आगे गंदा पानी निकालने के लिए गटर होना, गटरों का पानी जो है बड़े नाले में और बड़े नालों का पानी जो है दूसरी नदियों में या कहीं बाहर स्थान पर निकालना, यह एक मतलब कि नगर व्यवस्थित नगर प्रणाली की विशेषता है। तो यह सारी विशेषताएं हड़प्पा नगर में थी। व्यवस्थित मकान थे और उन मकानों के आगे पानी निकालने के लिए गटर थी। गटरों का जो पानी जो था वो बड़े नालों में उसको जोड़ा गया था और बड़ा नाला जो है नगर के बाहर मतलब कि उसका पानी निकाल जाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है उसकी जो नगर नियोजन प्रणाली है वो बहुत ही व्यवस्थित थी और आज जो हम कॉलोनियों की विशेषताएं देखते हैं उसके लगभग थी। जैसे हम मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ते हैं तो मोहनजोदड़ो में प्रत्येक मकान में कुआं भी सम्मिलित था, मतलब हर मकान में कुआं होता था और कुएं की खुदाई इस प्रकार होती थी कि उसका उपयोग, उस कुएं के पानी का उपयोग जो है उस घर वाला भी कर सकता था और बाहर कोई आने वाला यात्री जो है वो यात्री भी जो है उस पानी का उपयोग कर सकता था। एक खोज के मुताबिक मोहनजोदड़ो में लगभग 700 कुएं प्राप्त हुए। तो 700 कुएं प्राप्त होना यानी कि आज हम कॉलोनियों में देखते हैं कि हर घर के आगे एक बोरिंग मशीन का होना। अपन देखते हैं कि पानी के लिए बोरिंग करवाते हैं। तो उस समय मतलब कि मोहनजोदड़ो के में भी मतलब कि हर घर के आगे मतलब कुआं होना और उस कुएं का उपयोग स्वयं मतलब कि करते थे नगरवासी। साथ में जो है बाहर से आने वाले यात्री लोग या बाहर जाने वाले जो भी कोई राहगीर है वो राहगीर को इसका उपयोग कर सकता था। तो इस प्रकार से हम देखते थे कि आज अगर हम देखें इतिहास को तो हम आज से 5000 वर्ष पूर्व भी अत्यंत विकसित थे, क्योंकि ये जो नगर प्रणाली है आज हम देखते हैं कि डेवलप शहर है, उन डेवलप शहरों में इस प्रकार की मतलब की व्यवस्थाएं देखने को मिलती है। एक हम नवीन मतलब के जो है जैसे एक कोई बड़ा घर है, उस बड़े घर की एक विशेषता होती है कि वो अपने घर के आगे स्विमिंग पूल बनाता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोहनजोदड़ो में भी एक स्विमिंग पूल था जिसको हम विशाल स्नानागार के बारे में उसका अध्ययन करते हैं। इस स्नानागार की विशेषता यह थी कि वो उसमें अनेक स्थानों से मतलब अनेक कुएं का पानी जो है उस तालाब में आता था और उस पानी का जो उपयोग है घर वाला करता था और दूसरे मतलब के जैसे धार्मिक कार्यों के लिए हम किसी भी सरोवर में तालाब में जाते हैं और उसका उपयोग करते हैं। तो ऐसे ही मतलब कि वो मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार था वह भी अपना एक धार्मिक महत्व रखता था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। अब इस विशाल स्नानागार की विशेषता क्या है ना, ये इससे संबंधित एक प्रश्न वार्षिक परीक्षा में अवश्य पूछा जाता है कि मोहनजोदड़ो में स्थित सार्वजनिक स्नानागार के बारे में बताइए। दूसरा क्या है, इसी पाठ में एक और प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली को समझाइए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं इस पहले चैप्टर में 2 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली को समझाइए और दूसरा है मोहनजोदड़ो में स्थित सार्वजनिक स्नानागार के बारे में बताइए। तो हमको मतलब कि इस इतिहास पाठ में इन दोनों का अध्ययन करना और इससे संबंधित जो प्रश्न के उत्तर है उसको कंप्लीट करना है किताबों के बाद। तीसरा प्रश्न ये आता है कि वहां से और कौन कौन सी चीजें मिली, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान क्या क्या चीजें मिली है। ईंट वहां से जैसे मैंने बताया था कि मजदूर जो है उन्होंने ईंटों की खुदाई की और ईंटों से मतलब कि जो है
जो ईंट है वो बहुत अलग ही तरह की थी, उस 5000 वर्ष पूर्व की बनी हुई ईंटें थी। तो उन ईंटों की ईंट उस समय मतलब खुदाई के दौरान मनके प्राप्त हुए और अन्य प्रकार के बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त हुई। तो इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक प्राचीन सभ्यता है और व्यवस्थित सभ्यता है। फिर एक और प्रश्न आता है कि सभ्यता को किसने बसाया? तो इसके बारे में पुरातत्वविदों ने, इतिहासकारों ने इसके बारे में अनेक मतलब के खोजें प्रारंभ की, लेकिन उनको केवल वस्तुओं के अलावा जो लिपियां प्राप्त हुई है, बहुत सारी मतलब की लिपियां जो उनको प्राप्त हुई है, शिला अभिलेख प्राप्त हुए, लेकिन उन अभिलेखों को आज तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए इतिहास इस विषय में मौन है। और दूसरा जो है, हड़प्पा सभ्यता जो है इतनी व्यवस्थित सभ्यता थी, सिंधु सभ्यता इतनी व्यवस्थित सभ्यता थी, या मतलब सभ्यता इतनी विकसित होने के बावजूद भी जो है समाप्त कैसे हो गई? तो इसके बारे में भी इतिहासकारों ने 4 कारण बताए हैं। सबसे पहला कारण बताया है बाहरी आक्रमण, अर्थात कोई बाहरी आक्रमण हुआ होगा और उस बाहरी आक्रमण के कारण मतलब कि इस सभ्यता का विनाश हुआ। लेकिन कुछ इतिहासकार इस बारे में क्या है, एक मत नहीं है। उनका मानना था कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो एक ही प्रकार के अस्थि और कंकाल प्राप्त हुए। तो अगर युद्ध होता तो स्वाभाविक है कि दुश्मनों या जिनको मारा गया है उनके तो अस्थि होते हैं, लेकिन साथ में दोनों पक्षों में कुछ न कुछ मतलब की मृत्यु होती है। तो स्वाभाविक है कि दोनों के ही मतलब के अस्थि कंकाल होते हैं, लेकिन एक ही प्रकार के अस्थि और कंकाल वहां से प्राप्त हुए हैं। तो इतिहासकारों ने इस मत को अस्वीकार कर दिया है कि बाहरी आक्रमणकारियों ने मतलब कि हड़प्पा सभ्यता को नष्ट किया। तो फिर हड़प्पा सभ्यता का विनाश क्यों हुआ? तो दूसरा कारण बताया है कि बाढ़, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में के नगरों में बाढ़ आने के कारण क्या है, इन नगरों का विनाश हुआ और जो है ये सभ्यता जो है विनाश को प्राप्त हुई। लेकिन इसमें भी कुछ इतिहासकार जो है वो सहमत नहीं है। कुछ ने जलवायु परिवर्तन जो है इस सभ्यता के विनाश का कारण बताया कि कोई जलवायु परिवर्तन हो गया होगा और जलवायु परिवर्तन के कारण क्या है कि लोग धीरे धीरे समाप्त होते चले गए। बाहरी आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, बाढ़, ये मतलब कि प्रमुख जो है सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के विनाश के प्रमुख कारण बताए गए। तो मैं ये इसलिए बात बता रहा हूं क्योंकि आपके प्रथम अध्याय में एक यह प्रश्न भी मतलब कि आया कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता के विनाश के कोई 4 कारण बताइए। तो ये हमने पहले चैप्टर का अध्ययन किया। हम अगले, क्योंकि अपना समय बहुत हो चुका है और समय होने के कारण क्या है, इसकी जो प्रमुख बातें ही आपको इस अध्याय में मतलब कि पढ़ाई जा रही है। इसके बाद अगले चैप्टर में हम